नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसरो एनआरसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, उसके क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एग्जाम होने वाले, जैसे इसरो यूआरसी, यूपी मेट्रो और ओएचसीएल के, काफ़ी हेल्पफुल इस वीडियो से होने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों पे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हमारे पास एमपी मेट्रो का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिनका यूपी मेट्रो के एग्जाम है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और फिटर तीनों का पेपर मेरे पास है। मैं एक एक करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं यूपी मेट्रो वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल जो है क्वेश्चन पेपर है। और ये जो रिक्वायरमेंट आई थी इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि इसरो एनआरसी की तरफ से। और यहाँ पर डेट दे सकते हो 2 मार्च 2024 को जो है एग्जाम हुआ था। और इसका जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हो टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट यूपी मेट्रो को तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड है, हमारे पास एमपी मेट्रो का और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन दोनों का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं दोनों का वीडियो एक एक करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, जो भी क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल टेक्नीशियन बी के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक घूर्णी स्विच का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है तथा इसे डाटा चयनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्टीप्लेक्सर। आपको पता होगा दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर को जो है डाटा सिलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और इसको यूनिवर्सल डिजिटल सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, क्रोट प्रकार ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल एक चुंबकीय पथ होता है, क्रोट की औसत लंबाई क्रॉस प्रकार की तुलना में अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सभी क्वेश्चन के डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 80 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में चाहूँगा कि 80 क्वेश्चन जो है इसमें कवर करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूंगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, Which of the one following cable consists of a hollow outer cylindrical conductor which surrounds a signal liner conductor kept separated from it by an insulator? तो आपका कोएक्सियल केबल जो होता है वो आपका सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार आकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोएक्सियल केबल में जो इंसुलेटर होता है वो आपका सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होते हैं। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद डाटा इज ट्रांसमिटेड विथ ए सिग्नल एंड इट कैन टेक एनी फ्रॉम एदर डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल अलोंग सिग्नल आर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है डाटा जो ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल को, जो डिजिटली या एनालॉग में? तो ये आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा? कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, ठीक है। यानी कि एनालॉग सिग्नल आपका कंटिन्यूस होगा और अगर डिजिटल रहेगा तो यहाँ पर आपका डिस्क्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो हो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस ये आपका इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक जो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? गेमिंग वगैरह खेलने के लिए यूज़ होता है। तो आप अगर गेमिंग चैनल वगैरह देखे होंगे तो देखें आप, वहाँ पर जो है जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरह से जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य सिग्नल वोल्टेज के तात्कालिक मूल्य के अनुसार तरंग के आयाम, आवृत्ति या चरण जैसी विशेषताओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मॉड्यूलेशन एक्चुअली होता है क्या है कि आपको कोई भी साउंड सिग्नल को दूर तक अगर भेजना है तो आपको कैरियर सिग्नल में जो है इनको सुपर इम्पोज करके भेजा जाता है। सपोज कीजिए आपका ये जो है सपोज कीजिए ये आपका ऑडियो सिग्नल है, ठीक है। ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण आने के साउंड सिग्नल या जो भी मैसेज सिग्नल होता है उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होता है। उसको ट्रांसमिट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो कैरियर वेव को जो है सुपर इम्पोज करके इसमें यानी कि दोनों में मिला के उसको ट्रांसमिट जो किया जाता है, उस प्रोसेस को आपका मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। और मॉड्यूलेशन आपका दो तरह का होता है, ए मॉड्यूलेशन और एफएम जो है एफएम मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन भी होता है। डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंतर्गत बहुत सारे मॉड्यूलेशन आता है, पीएम वगैरह आता है, एंगल मॉड्यूलेशन वगैरह आता है, ठीक है।
और AM मॉड्यूलेशन जो एनालॉग मॉड्यूलेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, मल्टीमीटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा सावधानी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्किट परिपथ पर ओमीटर अनुभाग का उपयोग करें, ठीक है। यानी कि ये कोई सावधानी नहीं है, ये पूछा गया। ठीक, इथरनेट खंड में समकक्ष केबल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 500 मीटर। स्थिर वैद्युत वोल्टता मापी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण सही है। नंबर 1, वे शिथिल तथा भंवर धारा हानियों से मुक्त है क्योंकि उनके निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा है, उनकी रीडिंग तरंग रूप तथा आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद धारिता के एसआई मात्रक पूछा गया। तो ऐसा धारिता का एसआई मात्रक आपका फेराड, कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक आपका फेराड हो जाएगा, ठीक है। और इसको एफ से डिनोट किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है। तो सही है। कंप्यूटर डेटा पर प्रचालन करता है तथा उपयोगकर्ता को वांछित आउटपुट उत्पन्न करता है। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंसिव लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, फाइबर बेंडिंग लॉसेस। निम्नलिखित में से कौन सा संसूचन यंत्र का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दस्तकार, यानी कि डीसी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का टाइप नहीं है। तो प्राथमिक सेल का यहाँ पर टाइप पूछा था। जैसे आपको पता होगा, सेल दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता उसको प्राइमरी बोलेंगे, और जिसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि प्राइमरी सेल नहीं, यानी कि सेकेंडरी सेल को पूछा गया। तो यहाँ पर लेड एसिड सेल जो है आपका सेकेंडरी सेल हो जाता है। बाकी डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल और लेक लांचे सेल, ये सारे जो है प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, STP केवल एक प्रकार के परीक्षण का उपयोग करते हैं जो सभी व्यतिकरण प्रकार के लिए उच्चतम प्रत्यक्षता प्रदान करते हैं। STP में T का अर्थ क्या है। तो इसका जो है STP, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर होता है। तो यहाँ पर T का पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्विस्टेड हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्रोग्राम का सेट है जिसका उपयोग सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है, एक महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम OS है। तो इसका राइट आंसर आपका ए और दोनों हो जाएगा। स्थिर वैद्युत वोल्टामापी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह यंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आवेशित प्लेटों या वस्तुओं के बीच एक विद्युत बल विद्यमान होता है। दूसरा है, निम्न वोल्टता के लिए विपक्षक टॉर्क बहुत छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गेट दी गई आकृति में दिखाया गया। तो ये आपको गेट को आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा गेट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। और एंड गेट बराबर इसका जो वॉल्यूम फार्मूला होता है A/B हो जाएगा। उसके बाद सांपीय संवेदक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। वह उपकरण जो सीधे प्रतिरोध को मापता है उसको क्या कहेंगे, ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ओम मीटर हो जाएगा। कोष प्रकार यानी कि सेल टाइप का ट्रांसफार्मर के अनुसार अधिकांश कंडोलन यानी कि जो कॉइल्स होती है वो से परिबद्ध होती है, इसलिए मरम्मत में कठिनाई का अनुभव होता है। तो उसका राइट आंसर होगा आयरन, ठीक है। उसके बाद एक रिले में लोहे के टुकड़े के चारों ओर लपेटे गए इंसुलेटेड का राइट आंसर क्या होगा आपका, कॉपर तार के कई घुमाव का कुंडल होता है जिसे क्रोड कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है एक नॉमरिकल पूछा गया था। तो आई बराबर क्या होता है, V/R। तो वोल्टेज यहाँ पर 150 दिया है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है। तो और गेट के लिए जो बूलियन फार्मूला होता है वो आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर Y बराबर A+B हो जाएगा, ठीक है। कोष प्रकार के ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका केवल एक चुंबकीय पथ होता है, जो कि ये सही नहीं, बाकी जो है सब सही है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए जो है उच्च प्रतिरोध और निम्न शैथिल हानि के विशेष मिश्र धातु इस्पात के पटलित क्रोड होते हैं, ठीक है। शैथिल्य मतलब होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन चल लोक यंत्र के संदर्भ में नहीं है, सही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो उनकी विद्युत खपत थोड़ी अधिक होती है। इन मीटरों का उपयोग एसी के साथ साथ डीसी में पर भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यानी कि मूविंग आयरन यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो दोनों पे काम करता है, एसी और डीसी दोनों पर, और जो है इनकी जो पावर कंज्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर यहाँ पर देख सकते हो एलवीडीटी उच्च वियोजक संपर्क ट्रांसड्यूसर है। एलवीडीटी में एल का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इस एलवीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिस्प्रेस एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलवीडीटी यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पर एल का पूछा है तो एल का आपका लीनियर हो जाएगा, और ये एक तरह से पैसिव जो है ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, और यहाँ पर एफटीपी तथा एसटीपी केबल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तरंगों के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो प्रेषित द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति उच्च शक्ति विद्युत सिग्नलों को प्रेषण एंटीना को संवरण किया जाता है। और दूसरा आंसर ऑप्शन क्या है? प्रेषण एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों की यात्रा को तरंग संचरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। धारा का ऐसा मैट्रिक धारा का ऐसा ही मात्रक आपको पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक सेल का टाइप है? तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर आपको जो है सेकेंडरी सेल का ऑप्शन पूछा है। तो ये आपको पता होगा एडिशन सेल जो है आपको सेकेंडरी सेल में आता है, बाकी लेक्लांचे सेल, वोल्टेक सेल और शुष्क सेल ये सभी जो है प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। लेड एसिड बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेड एसिड बैटरियों में उच्च विशिष्ट गुरुत्व सेल के विसर्जन होने का संकेत देता है। निम्न विशिष्ट गुरुत्व हो संकेत करता है कि सेल आश्रित स्थिति में है। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्राइमरी सेल? तो प्राइमरी सेल के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा? तो यहाँ पर देख सकते हो मोस्टली यूज फॉर इंटरमीडिएट वर्क विथ लो करंट रेट। तो सेकेंडरी सेल का जो होता है वो प्राइमरी सेल का जो करंट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर was developed for supporting DPT computer to control its peripheral devices. What does I stand for the PIC? तो PIC का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, उनमें से खाली I का पूछा था। ठीक है, तो PIC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर I का पूछा था तो इंटरफेस होगा। ठीक है, इंटरफेस इसका ऑप्शन पूछा तो इसको देखिए पता चल जाएगी टैबलेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा था कि खाली जगह एक लॉजिक सर्किट है जिसमें एक एंड गेट तथा एक एक्स और गेट होता है जिसका उपयोग 1 बिट द्विआधारी संख्याओं को द्विआधारी योग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाफ एडर। हाफ एडर में देखिए आपका एक एंड गेट यूज होता है और एक एक्स और गेट होता है। वहीं पर बात करते हैं फुल एडर में, तो फुल एडर में देखिए आपका 2 एंड गेट यूज होता है, 2 एक्स और गेट यूज होता है और एक और गेट यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी याद रखना है। और इसके इनपुट आउटपुट की बात करें तो हाफ एडर में 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है, और फुल एडर में भी आपका जो है 3 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 5-pin DIN connector is the connector of the conventional keyboard having 5 pins as a इसका यूज़ जैसे आपका DIN के कनेक्टर जो है उनके जो है 5 पिन होते हैं। तो 5 पिन कौन कौन से नाम है उनका पूछा गया। तो 2 इनके इनपुट पिन होते हैं और 2 आपका आउटपुट पिन होता है, और एक जो पिन होता है वो ग्राउंड के लिए यूज होता है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा लागू वोल्टता का अनुक्रमपाती होता है, यह सही है। और परिपथ के प्रतिरोध का विद्युत अनुक्रमपाती होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में आने वाले अधिकांश रोशनी किस घटना के कारण माध्यम यानी कि कांच या प्लास्टिक की सीमाओं के अंदर समाहित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आप डी नंबर उसका ऑप्शन राइट होगा, दोनों इसका सही है। ठीक है, चुंबकीय संतृप्ति इसलिए होती है क्योंकि बढ़ी हुई धारा प्रवाह में केवल बहुत कम वृद्धि के कारण बनती है। दूसरा जो है आर्मेचर धारा में वृद्धि से आर्मेचर प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है, जिससे फ्लक्स कम हो जाता है, जिससे EMF उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद सामान्य ऑप्टिकल फाइबर में दो संकेंद्रीय गिलास यानी कि सिलिका होती है, सिलेंडर होती है। आंतरिक सिलेंडर को क्रोड कहा जाता है, जबकि बाहरी सिलेंडर को क्लेडिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसका राइट आंसर आपका सी होगा, जिसमें प्रचालन का सिद्धांत दो कुंडलन ट्रांसफार्मर के समान होता है। और दूसरा ऑप्शन जो है इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ आपूर्ति में केवल छोटी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी फोल्डर होता है जो स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली डिलीट करने से पहले फाइलों तथा फोल्डरों को होल्ड रखता है। ये आपका क्या होगा, रिसाइकल बिन। क्लॉक स्पीड वह स्पीड है जिस पर माइक्रो प्रोसेसर को निर्देशों का निष्पादन किया जाता है। क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में इसको मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटन का अनुप्रयोग है जिसमें धातुओं का निष्कर्षण तथा अशुद्धिकरण, धातुओं का विद्युतीकरण। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ताम्र हानि यानी कि कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के कॉइल के प्रतिरोध के कारण होते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो किसके कारण होते हैं, रेजिस्टेंस के कारण। इन्वर्टर का मूल प्रकार क्या है। तो आपको पता होगा इन्वर्टर जो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिल्वर जिंक बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, जिसमें आपका इसकी विशिष्ट क्षमता अन्य प्रकार के सेलों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होती है और सिल्वर जिंक सेल की क्षमता बहुत कम होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र का आकार चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। लॉजिक गेट एक परिपथ होता है जिसमें एक या अधिक इनपुट वोल्टता होता है लेकिन आउटपुट वोल्टता होती है बी। इसका राइट आंसर बी होता है एक, यानी कि एक जो कोई भी लॉजिक सर्किट जो होता है एक से ज़्यादा इनपुट होता है बट उसका आउटपुट ओनली 1 होता है। विद्युत केबल की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर का भार हल्का तथा छोटा होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका यहाँ पर सी होगा, ना ही 1 होगा और ना ही सी, क्योंकि दोनों आपका ऑपोजिट दिया है। ठीक है, मेष के नियम के अनुसार एक बिंदु की ओर बहने वाले धारा का बीजगणितीय योग उसके दूर बहने वाले धारा के समान होता है। ये न्यूटन जो है किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है, विद्युत धारा के नियम के अनुसार विद्युत पात का बीजगणितीय योग प्रवाहित योग के बराबर होता है। तो इसका अभी जो है ऑप्शन गलत है, तो इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं। द्वितीयक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो द्वितीयक सेल जो भार में हल्के होते हैं और इससे डीसी आपूर्ति देकर आसानी से सुनिश्चित पुनः अवशेष किया जाता है। तो देखिए सेकेंडरी सेल होता है ये भार में हल्के नहीं होते, भार में थोड़ा भारी होते हैं और इसका जो 1 जो आपका गलत होगा। दूसरा जो दिया इसे डीसी आपूर्ति देकर आसानी से पुनः अवशेष किया जा सकता है, दोबारा इसको रिचार्ज कर सकते हैं, तभी तो सेकेंडरी सेल कहलाता है। तो इसका ए जो ऑप्शन है 2 वाला जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में क्रोड का व्यास 2 से 50 की रेंज होता है, उसको किस में मापते हैं, माइक्रो mm में। विच ऑफ द फॉलोइंग अथरनेट रेफर्स टू 10 पेज टू अथरनेट एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड थिन नेट। तो इसका थिन अथरनेट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टॉप इंडेक्स सिंगल मॉडल SISM फाइबर ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका दोनों ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट अबाउट करंट से रिलेटेड जो भी 2 स्टेटमेंट दिया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच बल की विद्युत रेखाओं को केंद्रित करने के लिए एक पैरा विद्युत पदार्थ की क्षमता को जो है सापेक्ष परावैद्युतांक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर दैट इज कैपेबल ऑफ radiating electromagnetic wave या receiving them and it is used to convert high frequency current into electromagnetic wave and vice versa। तो इसका आपका राइट आंसर होगा एंटीना। ठीक है, ए डेस्कटॉप इज अ पार्ट ऑफ GUI
एंड प्लेस विच होल्ड आइकॉन्स फाइल्स फोल्डर्स etc. व्हाट डज यू स्टैंड फॉर इन GUI? तो GUI का फुल फॉर्म पूरा क्या होता है? ग्राफिकल यूजर यूजर होता है, इंटरफेस होता है, सॉरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर ओनली किसका पूछा गया? यू का पूछा गया, तो यूज आपका यूजर हो जाएगा। ठीक है, किसी विशेष एंटीना आयाम के लिए आवृत्ति जितनी उच्च होगी उतना ही अधिक होगा और एंटीना द्वारा अधिक प्रभावी विकिरण शक्ति होगी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? तो मूविंग कॉइल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो आपका राइट होगा? तो इसका ओनली वन वाला होगा, इट इज ओनली वन DC सप्लाई। ठीक है, यूज्ड, इट इज़ यूज ओनली ऑन DC सप्लाई, यानी कि जो मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ओनली DC के लिए जो होता है। अगर वहीं पर बात करते हो मूविंग आयरन कॉइल तो वो आपका AC और DC दोनों के लिए यूज होता है। SDT का फुल फॉर्म पूछा था और SDT का फुल फॉर्म आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर आर क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर? तो पोटेंशियोमीटर जो ट्रांजिस्टर होता है वो आपका पोजिशन ट्रांजिस्टर टाइप का होता है। प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पर दो वाला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा जो नियम है, विभिन्न पदार्थों से मुक्त होने वाले द्रव्यमान की मात्रा जब समान मात्रा में एक ही समय के लिए विभिन्न पदार्थों के माध्यम से उनका रासायनिक तुलना की भार के अनुपात में प्रभावित की जाती है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द सर्किट? तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इज अ वाट। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सक्रिय तथा निष्क्रिय संवेदक के यानी कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसका दोनों होगा। एक पैसिव जो है, एक्टिव जो है ट्रांसड्यूसर एक मोडुलक है तथा इसलिए यह मापक से ऊर्जा की तुलना से आगे चरण में अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकते। दूसरा है निष्क्रिय यानी कि पैसिव ट्रांसड्यूसर, वे उत्पादक संवेदक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सेल्फ उत्पादक संवेदक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, द ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इन चेंज अकॉर्डिंग द टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, देन व्हाट इज द मॉड्यूलेशन कॉल्ड? तो इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसका राइट आंसर होगा। वह घटना जिसके तहत किसी चालक में धारा में परिवर्तन से चालक में EMF उत्पन्न हो जाता है उसको क्या कहेंगे? स्वप्रेरण। ठीक है, तो यानी कि स्वप्रेरण वह घटना है जिसके तहत किसी चालक में धारा में परिवर्तन से चालक में ही EMF उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। माइक्रो कंट्रोलर किस तरह का चिप है? आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपका सिंगल चिप कहलाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो microprocessor are single chip processor which contains all the basic components of a digital computer like as a CPU, read and write memory and read only memory। किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति उत्पन्न विरोध को उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सर्किट है जिसका उपयोग उनके इनपुट पर उपस्थित द्विधारी कोड के संयोजन की पहचान करने के लिए किया जाता है? उसको डिकोड्स कहा जाता है। 4 kV की विभवांतर के साथ एक विद्युत ऊर्जा स्रोत 2 मिनट के लिए 2 एम्पीयर की धारा प्रदान करता है, तो कितना ऊर्जा उत्पन्न और कितना कार्य करेगा? इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन 960 किलो जूल इसका राइट आंसर होगा। थर्मिस्टर के संदर्भ में अर्धचालक की आणविक संरचना ऐसी होती है जिनका तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी कि NTC होता है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर? तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। इट इज मेड विथ ए मिक्सर ऑफ फाइनली ग्राउंड कार्बन इंसुलेटिंग फिलर एंड रेजिन बाइंडर। दूसरा, दिस आर अवेलेबल इन पावर रेटिंग्स रेजिन फ्रॉम 1/8 या 2 वाट में। ठीक है,
भंजक तापमान के निर्माण के बिना ऊष्मा के रूप में शक्ति को क्षय करने की प्रतिरोधक की क्षमता को रजिस्टर कहा जाता है। इसको पावर रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक मॉड्यूलेशन पूछा जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने जितने भी क्वेश्चन थे 60-80 क्वेश्चन पूछा गया था, 80 क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और एमपी मेट्रो और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों को मेरे पास जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोनों का जो है वीडियो आपको एक दिन कर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।